दूसरी आवाज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा आनंद। बगैर रेगुलेशन का बाजार कैसा होगा, अगर ये देखना है तो एक बार देश में कृषि कीटनाशकों के बाजार पर जरा नजर डाल लीजिएगा। बड़ी अजीबोगरीब सी स्थिति होती है। जब भी किसी इलाके में फसलों पर किसी बीमारी या कीटों का प्रकोप आता है, इलाके के बाजार अनजाने ब्रांड वाले कीटनाशकों से जैसे सज जाते हैं। अखबार और दूसरे प्रसार माध्यमों से किसानों को कीटनाशकों के इस्तेमाल के सुझाव दिए जाने लगते हैं और यहीं से शुरू होता है नकली जहर का काला कारोबार, क्योंकि ज्यादातर इन दवाओं के इस्तेमाल के बाद किसान अपनी फसल से ही हाथ धो बैठता है। अब यूनाइटेड नेशंस की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि देश के कीटनाशक बाजार में 25% नकली उत्पाद है। अब यहां बड़े सवाल हैं, आखिर क्यों पनप रहा है नकली कीटनाशकों का बाजार? इसका क्या असर होगा फसलों पर? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? सरकार क्या कर रही है इसके लिए? फसल पर कितना असर पड़ेगा और नुकसान की भरपाई जो किसानों को हो रही है वो कौन करेगा? इन सारे मुद्दों को आज हम हमारी चर्चा में उठाएंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉर्मुलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रदीप दवे और कृषि मंत्रालय के कोऑपरेटिव्स एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट के अतिरिक्त सचिव अशोक दलवई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले दवे साहब, आप बताइए, हमने ऑलरेडी यहां पर FAO से बात की है, यूनाइटेड नेशन से बात की है, उनके पास इंडस्ट्री बॉडी से रिपोर्ट आ गई है कि 25% मिलावटी कीटनाशकों का कारोबार चल रहा है। क्या आपको इसके बारे में जानकारी थी, नहीं थी? जो सब स्टैंडर्ड और ये बनावटी दवाइयाँ है, उसमें दो प्रकार की होती है। एक तो पर्पसली बनाई जाती है और एक वो जो गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड्स और जो अनुमित है उससे थोड़ी कम हुए तो उसको भी बिलो स्टैंडर्ड कहते हैं। तो ये जो दवाइयाँ जो डुप्लीकेट होती है और स्पूरियस होती है, उसका एक अलग कारोबार हो रहा है और उसके पीछे काफी लोग लगे हुए रहते हैं कि लोकल डिस्ट्रिक्ट में और तालुका लेवल में द स्टेट अथॉरिटीज आर नॉट अच्छी तरह से वो उसका इस्तेमाल नहीं होता है रूल का, तो ये डुप्लीकेट दवाइयाँ का बिजनेस चल रहा है और उसमें और भी दवाइयाँ अभी मिक्स हो गई है, बायो प्रोडक्ट, जो सूडो बायो प्रोडक्ट। आपको जानकारी है तो आपने किया क्या है? आपने इसको लेकर क्या कदम उठाए? हमने स्टेट अथॉरिटी जो इंसेक्टिसाइड एक्ट और इंसेक्टिसाइड रूल्स, दो रूल्स का इस्तेमाल होता है बाय स्टेट अथॉरिटी, हमने कई बार स्टेट अथॉरिटी के साथ जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल में सैंपलिंग करवाया है और जो बनावटी दवाइयाँ है उनका काफी सैंपल्स भी ड्रॉ किए हैं। पर होता क्या है कि सब जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल में और तालुका लेवल में मिली जुली रहती है, तो उसके कारण सैंपलिंग भी डुप्लीकेट दवाइयों का नहीं होता है, पर जो कायदे से जो रजिस्ट्रेशन होता है, जिनका लाइसेंस होता है, वो दवाइयों का ज्यादा सैंपलिंग होता है और ये नकली दवाइयों दुकान के पीछे के बाजू चली जाती है जब भी सैंपलिंग होता है। तो ये काफी बार हमने उनको पकड़ा भी है, उनके पे केस भी किया है। पर क्या होता है कि जब ये केस चलते हैं तब कोई भी आदमी उधर विटनेस में आने को डरता है, बिकॉज एंटायर दिस बिजनेस, ये जो नकली दवाइयों का जो चल रहा है वो लोकल लोकल जो मवाली रहते हैं या जो काफी स्ट्रांग आदमी लोग रहते हैं वो चलाते हैं। चलिए, अशोक दलवई जी हमारे साथ कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। सर, आपका क्या कहना है? ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा है कि लोकल लेवल पर जानते भी हैं कि कौन से लोग ये कारोबार ऐसा कर रहे हैं नकली दवाइयों का, लेकिन फिर भी यहाँ एक्शन नहीं लिया जाता। सरकार क्या कर रही है? यस, आप जो कह रहे हैं ये तो गंभीर मामला है। अब तो आप जानते हैं कि सरकार का ये लक्ष्य है कि अगले 6 साल में हमारे किसानों का आय को द्विगुण करना है। इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि पहले जो कदम हमको उठाना है, जो इनपुट मैनेजमेंट को सुधारना है।
इनपुट मैनेजमेंट में फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, सीड्स है, वाटर है, ये सब सारे चीज जो इनपुट्स है, इनमें ये जो पेस्टिसाइड्स है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अब ये पेस्टिसाइड्स को सुधारने के लिए कई कदम हम उठा रहे हैं। पहली बात ये है कि ये जो आज का कानून है, इंसेक्टिसाइड एक्ट है, इसमें सेफ्टी और एफिकेसी स्टैंडर्ड्स को हम डिफाइन करते हैं। तो जो जिनको लाइसेंस लेकर ये मार्केट में आना है, जो कोई पेस्टिसाइड्स को सेल करने के लिए, उनको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के बाद जो स्टैंडर्ड सेफ्टी और एफिकेसी स्टैंडर्ड्स को हम डिफाइन करते हैं, वो स्टैंडर्ड्स को लेबल्स और लीफलेट्स पर उनको छपाना पड़ेगा। और हम अब ये गाइडलाइंस दिया है कि हर राज्य की जो भाषा है, उस भाषा में, जैसे मान लीजिए कन्नड़ है या तेलुगु है या मराठी है, तो उस भाषा में उसको छपाना है ताकि किसान भाइयों पढ़ सकते हैं। सेकेंड ये है कि हमने सारे राज्यों को मदद किया है केंद्र सरकार से ये पेस्टिसाइड टेस्टिंग लैब्स को स्थापित करने के लिए। तो स्टेट में स्टेट लेवल पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरीज है, उसी तरीके से केंद्र सरकार का भी टेस्टिंग लेबोरेटरीज है। और राज्य सरकारों को ये कहा गया है कि उनके जो इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर्स है, कुल मिलाकर देश में 10,000 पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर्स है, ये इंस्पेक्टर्स का काम यही होता है कि सैंपल्स, दुकान से सैंपल्स कलेक्ट करके पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी में टेस्ट करना है। अगर किसी का सैंपल भी, ये जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो भी बता रहे हैं कि उसके बावजूद भी ये जो बाजार है वो पनप ही रहा है। वो जो डिफॉल्टर्स हैं, जो यहाँ पर क्रिमिनल्स हैं, वो तो पकड़े ही नहीं जा रहे। अगर आपके इंस्पेक्टर्स जा रहे हैं तो क्या ऐसे मामले निकल कर नहीं आ रहे हैं? नहीं, आ रहे हैं। उदाहरण लास्ट ईयर 2015-16 में पूरा देश में 50,000 पेस्टिसाइड सैंपल्स को हमने कलेक्ट किया था, और उनमें हमने देखा कि 3% सैंपल्स जो है वो तो मिस ब्रांडेड थे। तो 50,000 में 3% मिस ब्रांडेड, मतलब वो तो नकली थे। तो इनके खिलाफ इंसेक्टिसाइड एक्ट में प्रोसिक्यूशन करने के लिए प्रावधान है, और इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो रहा है कोर्ट में। तो ये तो हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी हम मानते हैं कि हम समझते हैं कि सारे राज्यों को और सेंसिटाइज करना पड़ेगा। इसलिए हमारे तरफ से सारे राज्यों को हमने लिखा है, और अब हम मीटिंग भी कर रहे हैं उनके साथ कि इंसेक्टिसाइड एक्ट के तहत उनको और ठीक कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि हमने लास्ट ईयर देखा, जैसे पंजाब में व्हाइट फ्लाई अटैक हुआ था, बहुत किसानों को ऐसे नकली दवाइयां उन्होंने इस्तेमाल किए थे, तो किसानों को इससे बहुत नुकसान होता है। इसलिए ये एनफोर्समेंट जो है सर, हम यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट सर, हम यहाँ पे अपने एक्सपर्ट को भी जोड़ना चाहेंगे। चंद्रशेखर जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। चंद्रशेखर जी, आपने यहाँ पर सरकार को सुना, वो अपनी तरफ से कुछ कदम उठा रही है नकेल कसने के लिए नकली कीटनाशकों पर। आपने यहाँ पर जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी भी विडंबना सुनी कि क्या है। आपकी क्या एनालिसिस है इस पूरे मामले पर? आप तो बहुत सालों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं और लिख रहे हैं। मैं कई सालों से ये कहते आ रहा हूं कि हमारा देश में जो एग्रीकल्चर इनपुट मार्केट है, यानी कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल, उसका ऊपर कोई मॉनिटरिंग या रेगुलेशन नहीं है। और हमें इस क्षेत्र में, इस इनपुट मार्केट में मॉनिटरिंग और रेगुलेशन जरूर चाहिए। और खास करके मैं इंसेक्टिसाइड मार्केट, पेस्टिसाइड मार्केट को जब देख रहा हूं तो मैं जानता हूं कि, और लोग सब जानते हैं कि काफी ज्यादा स्पूरियस पेस्टिसाइड इस मार्केट में आ रहा है, नंबर 1। और खास करके गलत इंफॉर्मेशन किसान को जा रहा है। किसान को जा रहा है कि आप 8 या 10 बार इसका स्प्रेइंग करिए, जब 2 या 3 बार ही काफी होना चाहिए। तो मैं समझता हूं इस मामले में 3 या 4 बड़े मुद्दे हैं जिसके ओर सरकार को, पॉलिसी मेकर्स को खास ध्यान देना चाहिए। एक है रेगुलेशन और मॉनिटरिंग ऑफ द इनपुट मार्केट, खास करके कीटनाशक का मार्केट, जो पेस्टिसाइड मार्केट है, उसमें मॉनिटरिंग चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कंट्रोल रखिए या रेस्ट्रिक्शन रखिए, बट यू नीड वेरी क्लोज मॉनिटरिंग।
ताकि किसान को सही वक्त में, सही भाव में, सही क्वालिटी माल मिलेगा। और दूसरा है, मैं इस इंडस्ट्री को, इस उद्योग को, एक उद्योग का बड़ा जिम्मेदारी बनता है टू इम्पोज सम काइंड ऑफ ए सेल्फ डिसिप्लिन। इस क्षेत्र में जितने भी मार्केट में प्लेयर्स है, उत्पादक है, वो सब मिल करके दे नीड टू इम्पोज ए डिसिप्लिन ऑन देमसेल्व्स, और जो इस डिसिप्लिन से बाहर जाते हैं उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। और तीसरा है बायोपेस्टिसाइड। अशोक, मैं मानता हूं सरकार का, जी यहाँ पर चंद्रशेखर जी ने एक बहुत अहम पॉइंट उठाया है कि ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए अगर ऐसे कहीं डिफॉल्टर्स मिलते हैं। क्या हमारे एक्ट में ऑलरेडी हम इंसेक्टिसाइड एक्ट तो हमारे सामने है, लेकिन क्या हमारे पास, क्या आप ऐसे रूल्स लेकर या ऐसे कोई बिल लेकर आ रहे हैं जिसमें इस तरह का प्रावधान हो कि कड़े से कड़ा कदम उठाया जा सके? यस, आप ठीक कह रहे हैं। अब तो हमारा इंसेक्टिसाइड एक्ट है, उसमें तो प्रोसिक्यूशन करने के लिए तो प्रावधान है, मगर सरकार अब ये भी सोच रहा है कि एक नया लेजिस्लेशन लाया जाए ताकि और कड़ी कर सकते हैं। तो इसके बारे में ऑलरेडी कुछ चल रहा है, तो हम करेंगे। मगर ये तो एनफोर्समेंट के साथ एजुकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फील्ड में हम देखते हैं कि फार्मर्स को, किसानों को ठीक तरह नॉलेज इसके बारे में ट्रांसफर नहीं हुई है, तो उनको सिखाना पड़ेगा। मैंने खुद पंजाब में देखा हूँ लास्ट ईयर, जब उनको 4 बार एक स्प्रे करना था पेस्टिसाइड को, 7 बार 8 बार भी कर रहे थे। और जिस पेस्टिसाइड को रेकमेंड किया गया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, उसके अलावा जो रिटेलर्स में एडवाइस देते हैं उसको ज्यादा मानते हैं। इसका मतलब है कि हमारा एक्सटेंशन लिंक्स जो है स्टेट में, उनको और अच्छे तरीके से किसानों तक पहुंचना चाहिए और किसानों को इसके बारे में हमको एजुकेशन करना है। तो इसलिए सरकार इस बार सोच रहा है कि हम एजुकेशन के माध्यम से, एक्सटेंशन के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से इसके बारे में और जानकारी अधिकृत दे देंगे। एनफोर्समेंट इम्पोर्टेंट है, मगर एनफोर्समेंट के साथ एजुकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे अनुसार। नेहा जी, यहाँ पर काफी सारी दिक्कतें तो हैं, हमारी चर्चा इस पर जारी है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानेंगे कि क्या दिक्कतें इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की है, क्या बदलाव हमें करने जरूरी है और किस तरह से कड़े कदम उठाए जा सके ताकि ये जो पनपता हुआ बाजार है, जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इस पर नकेल कसी जाए। अब बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नकली कीटनाशकों के पनपते बाजार से किसानों को हो रहा है हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है परेशान और आपकी हमारी सेहत पर, क्रॉप्स की सेहत पर भी खासा असर पड़ रहा है। प्रोडक्शन यहां पर गिरती चली जा रही है। हमारे साथ PMFAI के प्रेसिडेंट प्रदीप दवे हैं जो अपनी बात सामने रखना चाहते हैं। प्रदीप जी बताइए, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की यहां क्या उलझन, क्या दिक्कत निकल कर आ रही है? नेहा जी, ये जो आप नकली दवाइयों का जो मामला है वो 4-5 हजार करोड़ का है, पर उससे बड़ी चोरी तो इंपोर्ट ऑफ रेडीमेड पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन जो रजिस्ट्रेशन टेक्निकल का किए बिना होता है, उसमें उससे बड़ी चोरी हो रही है। 2007 से ये सिलसिला चालू हुआ है, अभी तक कम से कम 13 से 14 हजार करोड़ का चोरी हुआ है। फार्मर्स को ये जो इंपोर्ट ऑफ रेडीमेड फॉर्मुलेशन में इंपोर्ट होते हैं जो टेक्निकल रजिस्टर नहीं होते, 2007 तक तो दोनों टेक्निकल भी रजिस्टर होता था और फॉर्मुलेशन भी रजिस्टर होता था, बट 2007 के बाद गाइडलाइन बदल के खाली फॉर्मुलेशन रजिस्ट्रेशन होता था और टेक्निकल का नहीं होता था। उसके कारण दवाइयां इंपोर्टेड आती है जिसमें इंडियन मैन्युफैक्चरर को बनाने का चांस नहीं रहता है, मी टू रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। उसके कारण 1800 पॉइंट टेकन दवे जी, पॉइंट टेकन। 1800 रुपया की दवाइयां 2000 प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मिलावटी कारोबार, जो मिलावटी कीटनाशकों का कारोबार है, इसमें दो बड़ी दिक्कतें हैं। पहला तो ये कि इंसेक्टिसाइड एक्ट के तहत जो टेक्निकल पेस्टिसाइड जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, उसके सोर्स का पता नहीं कहां से आता है, उसकी प्योरिटी लेवल का पता नहीं है। तो इस मामले पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं? और दूसरा ये कि जो किसानों को इस वजह से नुकसान हो रहा है उसके बारे में आप क्या पॉइंटेड एक्शन लेंगे? दवाई 8,000 रुपया में बेचते किसान को।
ये कहना ठीक नहीं है कि हम रजिस्टर नहीं करते हैं। रजिस्ट्रेशन कमेटी के द्वारा टेक्निकल इंग्रेडिएंट और फॉर्मुलेशन दोनों को हम रजिस्टर करते हैं। अब इसी साल 2015 में हमारे इलाका से एक नया गाइडलाइंस इशू किया गया है। ये गाइडलाइंस के मुताबिक फॉर्मुलेशंस को, जैसे हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम आजकल भारत केंद्र सरकार का है, जैसे देश में ज्यादा से ज्यादा फॉर्मुलेशन का मैन्युफैक्चर हो सके और किसानों को जो ज्यादा से ज्यादा नंबर में अलग अलग तरीके के इंसेक्टिसाइड मिले, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको बहुत लिबरलाइज किया है। क्योंकि ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट, टेक्निकल इंग्रेडिएंट होता है, टेक्निकल इंग्रेडिएंट को डेवलप करने के लिए बहुत सारे रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत है, जो हर देश नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक ग्लोबल लेवल पर जहां जहां टेक्निकल इंग्रेडिएंट डेवलप होता है, उसका लाभ हमारे किसानों को जैसे तरीके से मिले। तो अशोक सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का यहाँ पर आरोप है कि ये रजिस्टर नहीं हो रहा है, एमएनसीज के साथ यहाँ पर मिलीभगत रही है और इसी वजह से ये जो नकली कीटनाशकों का कारोबार है ये पनप रहा है, और ये सब रजिस्ट्रेशन की दिक्कत की वजह से। आपने कहा यहाँ गाइडलाइंस क्लैरिटी है, तो किधर दिक्कत है? आपने गाइडलाइंस रिलीज किए हैं, मैन्युफैक्चरर्स को पता नहीं है, कहाँ दिक्कत है? दो साल के बाद गाइडलाइन हुई। 2013 में हम लोग ने कोर्ट से ऑर्डर लाया, हाई कोर्ट से ऑर्डर लाया और कोर्ट ने बताया कि ये डीम्ड रजिस्ट्रेशन बंद करो। हो रहा है कि नहीं? नहीं, ऐसा है। ये आजकल जो गाइडलाइंस लागू है देश में, ये गाइडलाइन लागू है, वो भी चैलेंज हो रही है। सुनिए, हम क्या चाहते हैं, हमारे किसानों को जितने तरीके के इंसेक्टिसाइड हम पहुंचा सकते हैं उतना किसानों को लाभ होता है, क्योंकि वहाँ मार्केट कम्पिटिटिव होता है और किसान जो चाहता है वो खरीद सकता है। इसलिए हमने क्या किया है, जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम केंद्र सरकार का है, इसके तहत हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्मुलेशन इंडिया में मैन्युफैक्चर हो और लोगों को ये नई गाइडलाइन में 2 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हुई, नई गाइडलाइन में 2 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हुई, उसके पे भी मल्टीनेशनल जाके स्टे लेने को गए, पर हमने स्टे रुकवाया। चलिए दवे जी, मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रेशर है मेरे पे एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक लेंगे, इस मुद्दे पर हम आगे चर्चा करेंगे। आप जल्द लौटिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। कैसे बचाया जाए देश के किसानों को और फसलों को नकली कीटनाशकों के इस काला बाजार से, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खासा पैनल बैठा है। अशोक दलवई जी हमारे साथ कृषि मंत्रालय से हैं इस समय। अशोक जी, क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने बहुत सारे कदम बताए जो सरकार उठा रही है एजुकेशन को लेके और बहुत सारे रेगुलेशन को लेके, विजिलेंस को लेके, लेकिन एक फिक्की की जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2019 तक ये जो नकली कीटनाशकों का बाजार है वो तकरीबन अभी तो 20% के लिहाज से साल दर साल ग्रो कर रहा है, ये 40% तक पहुंच जाएगा। इस पर तुरंत लगाम लगाने के लिए आपके वो कौन से 1, 2, 3 स्टेप्स हैं जो आप इमीडिएटली पूरे फुल फोर्स के साथ लेने वाले हैं? अच्छा, आप मुझे पूछ रहे हैं ना? ओके जी, यस। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि जो रिसेंट गाइडलाइंस को हमने लिबरलाइज किया था, इंसेक्टिसाइड एक्ट में ये जो एप्लीकेंट फॉर्मुलेशन के लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं और टेक्निकल इंग्रेडिएंट के लिए भी दे सकते हैं। ये नहीं कि टेक्निकल हम रजिस्टर नहीं करते हैं, तो दोनों हम रजिस्टर करते हैं। और हम तो मना नहीं कर सकते कि कोई फॉर्मुलेशन तैयार करना चाहता है और उनको मना नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जैसे मैंने कहा, एनफोर्समेंट जो है, एनफोर्समेंट को और कड़ी करना हम चाहते हैं। इसलिए सारे स्टेट को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कि सारे देश में जो 10,000 इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर्स है, हम तो उनको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को थोड़ा अलग बनाइए, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक्सटेंशन विंग होता है, एनफोर्समेंट भी होता है। हम ये चाहते हैं कि अब एक्सटेंशन और एनफोर्समेंट को थोड़ा अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, ताकि एनफोर्समेंट विंग जो होगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का और मजबूती से वो काम कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि एक्सटेंशन और एजुकेशन को और थोड़ा हमको मजबूत करना पड़ेगा और सेंसिटाइज करना पड़ेगा। इसलिए जब हम ये चाहते हैं कि दोगुना करना है हमारा फार्मर्स इनकम को,
तो अब जो इनकम, ये जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, इसको घटाना है। अशोक सर, मैं आपके पॉइंट समझ गई कि सरकार क्या क्या कदम उठाने वाली है। समय की थोड़ी सी किल्लत है। चंद्रशेखर जी, क्विकली मैं आपसे रिव्यू, आपका एनालिसिस जानना चाहूंगी। क्या तुरंत मेजर लेने की जरूरत है किसानों को और फसलों को बचाने के लिए? बिल्कुल, मैं समझता हूं मॉनिटरिंग या रेगुलेशन इस क्षेत्र के लिए चाहिए, और क्योंकि कृषि क्षेत्र स्टेट सब्जेक्ट है हमारा संविधान में, तो स्टेट्स, राज्य सरकारों का भी बड़ा एक भूमिका है इस विषय में। तीसरा है बिटवीन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड इंपोर्ट्स एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज शायद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि इस मामला कोर्ट में है। मैं ज्यादा इसमें टिप्पणी देना नहीं चाहता हूं, मगर इंडस्ट्री और पॉलिसी मेकर्स बैठ करके तय करना चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है तो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहिए। ये जो पॉलिसी है वो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के अगेंस्ट है। चलिए, यहाँ पर हमारे पास समय खत्म होता है। आप तीनों गेस्ट का, आप तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने पूरे विचार शेयर करने के लिए। तो CNBC आवाज की खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।